Hello students, welcome to Dr. Shreya's Planet. This is my YouTube channel and here we explore the Shalaki series with all the amazing lectures. Plus we'll see how to score well in our prof exams and study in a smartest way. So हम देख रहे थे यहाँ पर सर्वगत रोग, इसकी काउंटिंग हमने देखी थी कितनी होती है 17 इसकी काउंटिंग रहती है। और अभिसंध के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, उसको हम कोरिलेट करते हैं कंजंक्टिवाइटिस से। कंजंक्टिवाइटिस के टाइप भी हमने देख लिए थे। आज हमें देखना है अधिमंथ। तो इसमें था 4 प्रकार का अभिसंध होता है और 4 ही प्रकार का अधिमंथ भी होता है। ठीक है, तो देखो अक्रियाशील अर्थात सम्यक चिकित्सा न करने वाले मनुष्यों में अभिसंध रोग के बढ़ने पर, तो अभिसंध की अगर चिकित्सा नहीं की जाती है, ये लेटर ऑन किस में कन्वर्ट हो जाता है? अधिमंथ रोग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, होता है, इससे नेत्र में तीव्र पीड़ा होती है और ये क्या करता है? तीव्र वेदना करने वाला होता है। तो देखो वृद्धिर एते अभिसंध नराणाम अक्रियावताम। ठीक है, तो अक्रिया यानी उसमें चिकित्सा नहीं करते हैं। तावंती अधिमंथा स्यु नयने तीव्र वेदना, और उसे क्या बोला जाता है? अधिमंथ बोला जाता है और ये तीव्र वेदना करने वाला होता है। अब आते हैं अधिमंथ के सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण में क्या क्या आता है? देखो उत्पाट्य इवात्यर्थम नेत्रम निमर्थ्यते तथा शिरसो अर्धम जतम विद्याद अधिमंथम स्वलक्षणे। तो क्या बोला है कि अधिमंथ में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आंख निकली जा रही हो। ठीक है, उत्पाट्य ऐसा लगता है कि आंख निकली जा रही हो बाहर। नेत्र में मथनी से मंथन सदृश पीड़ा होती है। ठीक है, ऐसा लगता है। निर्मथ्यते यानी नेत्र को मथ रहे हैं, ऐसी पीड़ा होती है। सिर के आधे भाग में तीव्र वेदना होती है। तो सिरो अर्धम सॉरी शिरसो अर्धम बताया गया कि सिर में आधे सिर में दर्द होता है। तो 19 से याद करना, 19 बोलता है ना, 19 20, तो 19 से याद रखना। उसे उत्पाट्य, नी से याद रखना निमथ्यते, शी से याद रखना शिरसो अर्धम। तो उत्पाट्यम निमथ्यते शिरसो अर्धम। ठीक है तो उत्पाटन की तरह पीड़ा होगी, ऐसा लगेगा कि आंखें बाहर निकल रही हैं। निमथ्यते यानी कोई आंखों को मथ रहा है। शिरोसो अर्धम और आधे सर में दर्द होगा। ये सामान्य लक्षण है। ठीक है, सामान्य, अभी विशेष पे नहीं आया, 4 टाइप्स में नहीं आया, अभी हम सामान्य लक्षण पढ़ रहे हैं। फिर आता है वातज अधिमंथ। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है दैट इज वातज अधिमंथ। इसमें देखो क्या बोल रहा है, नेत्रम उत्पाट्य। तो सेम वैसे ही आ गया, सामान्य लक्षण देखा जैसा। मथ्यते अरणिवच्च, ये भी वैसा ही आ गया कुछ। अब यहाँ पे अलग है, देखो संघर्ष तोद निर्भेद मांस संरब्धम आविलम कुंचन स्फोटन आधमान। तो देखो आधमान कोई सोच नहीं सकता कि नेत्र रोग में आधमान आया है। वेपतु व्यथन युतम शिरसो अर्धम, तो ये भी वैसा ही आ गया। तो 3 लक्षण 19 तो आ ही गया, उत्पाटन और मंथन और अर्ध शिर में पेन। ये न स्याद अधिमंथम च मारुतात। तो वातज अधिमंथ में नेत्र को निकाले जाने के समान तीव्र पीड़ा। अरणि व मथनी से नेत्र को जैसे मथा जा रहा हो ऐसी प्रतीत होता है। किरकिरापन, संघर्ष, तोद, सूची वेदवत वेदना और शस्त्र से काटे जाने के समान वेदना। नेत्र के मांस में शोथ होना, नेत्र का आविल होना, नेत्र में संकुचन, फटने के समान वेदना होती है। आधमान होता है। वेपथु आदि वेदनाओं से युक्त होना। सिर के आधे भाग में तीव्र वेदना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वातज अधिमंथ के बारे में बताएं। आधमान से यहाँ पे मतलब है कि जो ऑक्यूलर टेंशन है वो रेस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टमक से रिलेटेड कोई डिजीज नहीं है, बट उसको नाम आधमान दिया है क्योंकि वहां पे टेंशन इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंशन हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो वातज अभिसंध की उपेक्षा करने से वातज अधिमंथ होता है, ये लिख सकते हैं, ये लाइन अच्छी है। ठीक है, पहले जब वातज अधिमंथ लिखने के लिए आए वातज अधिमंथ, तो हम ये लिख सकते हैं कि वातज अभिसंध की उपेक्षा करने से वातज अधिमंथ होता है। इसमें कर्णनाद, चक्कर आना, अरणि मंथन के समान ललाट, आंख और भ्रू में वेदना होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पित्तज अधिमंथ। तो इसमें क्या बताया है, देखो यकृत पिंडोपमम, ये इंपॉर्टेंट लाइन आई कि यकृत पिंड के समान, ऐसे ही हमने स्राव में देखा था। ठीक है, और अर्म में देखा था हमने। ठीक है, यकृत के समान आभा वाला जो अतिमांसज अर्म था। ठीक है, तो उसमें यकृत के समान ऐसे आया था।
अब यहाँ पर पित्तज अधिमंथ में यकृत पिंडोपमम आया है, तो देखो पित्तज इंपॉर्टेंट है। तो देखो पित्तज अभिसंध में नेत्र लाल वर्ण की रेखाओं से व्याप्त हो जाता है, स्राव होता है, अग्नि से जलने के समान दाह होता है। ठीक है, नेत्र कैसा हो जाएगा, लाल वर्ण की रेखाओं से व्याप्त हो जाएगा। रक्त राजितितम, ठीक है, स्रावी वन्नेन वन्नेन आव अवदह्यते, ठीक है, तो वन्नेन यानी अग्नि के समान जलन होगी। नेत्र देखने में यकृत पिंड के सदृश हो जाएगा, ताम्र वर्ण का हो जाएगा। घाव में छार लगाने की तरह जलन की अनुभूति होगी। वर्तम का प्रांत भाग पका हुआ तथा शोथ युक्त हो जाएगा। पसीना आता है। रोगी की सभी वस्तुएं कैसी दिखाई देंगी, पीली दिखाई देंगी। पीत दर्शनम, सस्वेदम पीत दर्शनम, मूर्छा तथा सिर में जलन होती है। तो ये पित्तज अधिमंथ के लक्षण है। आंख जलते हुए अंगारों से भरी, यकृत पिंड के समान नेत्र की कांति होती है। अब आते हैं नेक्स्ट कफज अभिसंध, सॉरी कफज अधिमंथ। ठीक है, कफज अधिमंथ में क्या बता रहे हैं कि शोफ अति संरब्धम स्राव कंडु समन्वितम शैत्य गौरव पैच्छिल्य दूषिका हर्षान्वितम रूपम पश्यति दुःखेन पांशु पूर्णमिवाविलम नासा आत्मान शिरो दुःखयुतम श्लेष्म अधिमंथितम। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कफज अधिमंथ में क्या क्या होता है, शोफान्वितम यानी शोफ होता है, अति संरब्ध लालिमा कम होती है, स्राव होगा, कंडु होगा, स्पर्श में शीतल होगा। ठीक है, स्राव कंडु स्पर्श में शीतल होता है, गुरु होता है, पिच्छिल होता है, मल युक्त तथा रोमांच युक्त होता है। ठीक है, रोगी को धूली से व्याप्त प्रत्येक पदार्थ कष्ट से दिखाई देता है, नेत्र मलपूर्ण, नासिका रुकी हुई तथा सिर में वेदना होती है। तो ये सारे कफज अधिमंथ के लक्षण बता दिए। अब कफज अधिमंथ में कृष्ण भाग दबा हुआ, शुक्ल भाग ऊपर को उठा हुआ होता है, नेत्र से निरंतर स्राव, नासिका रुकी हुई सी, रोगी को सभी वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। आधुनिक मतानुसार इसे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा कह सकते हैं, कफज अधिमंथ को। अब आते हैं रक्तज अधिमंथ। तो रक्तज अधिमंथ में क्या बताया, देखो बंधु जीवक प्रतिकाशम, तो बंधु जीवक बंधु जीव प्रतिकाशम, तो ये बोला जाता है गुड़हल के फूल को। ठीक है, ताम्यति स्पर्शनाक्षम रक्त स्रावम सनिस्तोदम पश्यति अग्नि भा दिशा रक्तम अग्निरिष्टवच्च कृष्ण भागश्च लक्ष्यते यद दीप्तम रक्त पर्यंतम तद रक्तेन अधिमंथितम। तो क्या बताया, रक्तज अधिमंथ में नेत्र जपा पुष्प के समान लाल वर्ण का हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, नेत्र स्पर्श सहन नहीं कर सकते, रक्त वर्ण का स्राव होगा, सूची वेदवत पीड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे हमने वात में भी देखा था निस्तोद होता है, लेकिन यहाँ पर रक्त में निस्तोद बताया है। सभी दिशाएं अग्नि के समान लाल वर्ण की दिखाई देती हैं। नेत्र का कृष्ण भाग रक्त में डूबे रीठे फल के समान दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो कृष्ण वाला भाग होता है नेत्र का, वो कैसा होगा, रक्त में डूबे रीठे के समान दिखाई देगा, आंखें जलती हुई तथा सभी वस्तुएं लाल दिखाई देती हैं। तो ये रक्तज अधिमंथ के लक्षण हमने देख लिए। रक्तज अधिमंथ में संपूर्ण नेत्रमंडल ताम्र वर्ण का, ये वाग्भट ने बताया, उखाड़ने के समान वेदना होती है। ठीक है, नेत्र दुपहिया फूल की तरह लाल वर्ण का, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, नेत्र स्पर्श सहन नहीं कर सकता है, कृष्ण भाग रक्त में भिगोए रीठे के फल के सदृश। तो यहाँ भी ऐसे ही बता दिया, अरिष्टाभम। ठीक है, रीठे के फल, जो रीठा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, उससे नेचुरल शैम्पू भी बोला जाता है उसे। ठीक है, तो उसका यूज किया जाता है, गोल गोल सा होता है, तो ऐसा लगता है कि रक्त में अगर रीठा डुबा दें तो वैसा नेत्र गोलक हो जाता है, मीन्स नेत्र का कृष्ण भाग हो जाता है, और सभी वस्तुएं अग्नि वर्ण के सदृश दिखाई देती हैं। तो ये रक्तज अधिमंथ है। ठीक है, जिस जिस अभिसंध से जो जो अधिमंथ पैदा होता है, उस अभिसंध में जो जो वेदनाएं होती हैं, अधिमंथ की उनकी तीव्रता हो जाती है। ठीक है, तो जो हमने लक्षण देखे थे, वातज पित्तज कफज रक्तज अभिसंध में, उन्हीं की वृद्धि होके आगे रक्तज अधिमंथ हो जाएगा। मतलब जितने भेद हैं, वातज पित्तज कफज रक्तज अधिमंथ के लक्षण उनमें तीव्र हो जाएंगे। शंख दांत कपोल कपाल में अत्यधिक पीड़ा होती है। ठीक है, अब आते हैं अधिमंथ की चिकित्सा। तो अधिमंथ क्या है, एक साध्य रोग है। कैसा रोग है,
साध्य रोग है। अधिमंथ की उत्पत्ति का कारण सुश्रुत ने अभिसंध को माना है। तो आचार्य सुश्रुत ने बोला कि अधिमंथ जो है वो उत्पन्न होता है अभिसंध से, ठीक है, और कैसा रोग है, एक साध्य रोग है। तथापि इसकी चिकित्सा अभिसंध के समान की जाती है, ठीक है। तो जो चिकित्सा हमने अभिसंध में पढ़ी वो ही चिकित्सा यहाँ पर की जाएगी। वातज अधिमंथ की चिकित्सा वातज अभिसंध की तरह, पित्तज की पित्तज अभिसंध की तरह, कफज अधिमंथ की कफज अभिसंध की तरह, रक्तज की रक्तज अभिसंध की तरह, ठीक है। चिकित्सक से अधिमंथ की शांति ना हो तो भ्रुवों के ऊपर दाह करें। अगर जो हमने अभिसंध की चिकित्सा देखी उससे शांति नहीं हो रही है तो हमें भ्रुवों के ऊपर यानी जो हमारी आईब्रोज हैं उनके ऊपर दाह कर्म करना है। सार रहित गाय की दही से चांदी के ऊपर लेप करें। नील वर्ण का लेप हो जाए तब सूख जाए तो मस्तु के साथ वर्ती बनावे, यह वर्ती वातज अधिमंत नाशक है। फिर और बता रहे हैं, चमेली की कलियां, शंख, नाभि, इन सभी को वर्षा के जल के साथ पीस कर वर्ती बनाए। वर्ती पित्त रक्तज अधिमंत में प्रयोग की जाती है। फिर सेंधव, त्रिफला, त्रिकटु, शंखनाभि इन सभी के वर्ती बनानी है और कफज अधिमंथ में प्रयोग करनी है। फिर आते हैं अधिमंथ की साध्या साध्यता। तो देखो, चिकित्सा न करने से कफज अधिमंथ 7 दिन में, रक्तज अधिमंथ 5 दिन में और वातज अधिमंथ 6 दिन में तथा पित्तज अधिमंथ तत्काल ही दृष्टि को नष्ट कर देता है अगर चिकित्सा नहीं की जाती है तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे याद कर लो, इसको छोड़ो, कवर याद कर लो, KVR 7 6 5। अगर कफज अधिमंथ है, चिकित्सा नहीं करेंगे तो 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, दृष्टि को नष्ट कर देगा। वातज है तो 6 दिन में दृष्टि को नष्ट कर देगा। रक्तज है तो 5 दिन में, और अगर पित्तज है तो क्या करेगा, तत्काल ही नष्ट कर देगा। तो पित्तज अलग से याद रखना है कि तत्काल, ठीक है, कवर तत्काल, ये याद रखना। अब अधिमंथ की तुलना मॉडर्न में हम करते हैं ग्लाउकोमा से, ठीक है। ग्लाउकोमा क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी associated with visual field defects and elevated intraocular pressure, ठीक है। जनरली क्या सोचते हैं कि ग्लूकोमा क्यों होता है, कि हम कहते हैं कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ गया, बट इसका रीजन क्या है, इसका रीजन होता है ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक है, कि ऑप्टिक नर्व में कोई डैमेज है जिसकी वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्लूकोमा रिजॉल्व्स अराउंड द एक्वस ह्यूमर सर्कुलेशंस, रिवॉल्व्स अराउंड। तो जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं, ओपन एंगल, क्लोज एंगल ग्लूकोमा, वो पैथोलॉजी किस पे डिपेंड कर रही है, जो हमारा एक्वस ह्यूमर का फ्लो है, ठीक है, जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, उसको गवर्न करता है, ग्लूकोमा को गवर्न करता है, ये जो हमारी फिजियोलॉजी है एक्वस ह्यूमर की, ठीक है। तो देखो क्या होता है, एक्वस ह्यूमर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्लाज्मा विद इन द कैपिलरी नेटवर्क ऑफ द सिलियरी प्रोसेस, ये हमने देख रखा है पहले, ठीक है। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं इजीली। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रखा है, ये आ गई हमारी सिलियरी प्रोसेस, ये आइरिस है, आइरिस, सिलियरी प्रोसेस, और ये पीछे कोरोइड आ जाता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो एक्वस ह्यूमर है ये डिराइव होता है प्लाज्मा से, ठीक है, जो कैपिलरी नेटवर्क होता है वहां से डिराइव होता है, और ये जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है उसको नॉर्मल मेंटेन करने का काम करता है, और इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है ये होती है 12 to 20 mm of Hg, mm of mercury, ठीक है। अब जो नॉर्मल आउटफ्लो है ये 2 रूट से होता है, एक होता है ट्रेबेक्युलर पाथवे, दूसरा होता है यूवियोस्क्लेरल पाथवे, ठीक है।
तो ट्रेबेक्युलर पाथवे को बोला जाता है, ये जो ट्रेबेक्युलर पाथवे अभी बताऊंगी क्या होता है, यूवियोस्क्लेरल पाथवे, दो अलग अलग होते हैं। ट्रेबेक्युलर पाथवे को कन्वेंशनल भी बोला जाता है, कन्वेंशनल पाथवे, और यूवियोस्क्लेरल को अनकन्वेंशनल। ठीक है, अनकन्वेंशनल बोला जाता है। अबाउट 80% ऑफ द आउटफ्लो ये कहाँ से होता है, ट्रेबेक्युलर पाथवे से। तो 80% जो आउटफ्लो हो रहा है ये हो रहा है ट्रेबेक्युलर पाथवे से, और रेस्ट 20% आउटफ्लो होता है अनकन्वेंशनल या यूवियोस्क्लेरल पाथवे से। ठीक है, अब ये जो एक्वस ह्यूमर का फ्लो है थ्रू ट्रेबेक्युलर पाथवे, इसमें क्या होता है, तो देखो इसमें सबसे पहले जो एक्वस ह्यूमर है ये कहाँ आया, अब ये आइरिस है, ये प्यूपिल है, तो ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये होता है पोस्टीरियर चेम्बर, आगे वाला एंटीरियर चेम्बर। तो ये कहाँ बन रहा है, ये पोस्टीरियर चेम्बर में बन रहा है। अब पोस्टीरियर चेम्बर, यहाँ तक पोस्टीरियर चेम्बर है, पोस्टीरियर चेम्बर में बन के ये कहाँ फ्लो कर रहा है, एंटीरियर चेम्बर में फ्लो कर रहा है। ठीक है, कहाँ से फ्लो कर रहा है, वाया प्यूपिल फ्लो करता है। ठीक है, थ्रू द कैनाल ऑफ स्क्लेम इट ड्रेन्स इनटू द एपिस्क्लेरल वेन्स। अब ये जाके एंटीरियर चेम्बर में कैनाल ऑफ स्क्लेम या ट्रेबेक्युलर मेशवर्क से कहाँ ड्रेन हो जाता है, ये ड्रेन हो जाता है एपिस्क्लेरल वेन्स में। ठीक है, क्या कहा मैंने, दोबारा से सुनो। ये जो एक्वस ह्यूमर है ये पोस्टीरियर चेम्बर में यहाँ से ये फ्लो कर रहा है, और ये आगे जाके एंटीरियर चेम्बर में ड्रेन हो रहा है ट्रेबेक्युलर मेशवर्क से कनाल ऑफ स्क्लेम के थ्रू, और ये जाता है एपिस्क्लेरल वेन्स में। कहाँ जाता है, एपिस्क्लेरल वेन्स में चला जाता है। ठीक है, अब दूसरा होता है यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। तो इसमें क्या होता है, सेकेंड एक्सेसरी एग्जिट इसे बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिलियरी बॉडी से जो जो भी फ्लूइड आया, ठीक है, ये कहाँ चला जाता है, वीनस सर्कुलेशन में, या सिलियरी बॉडी कोरोइड और स्क्लेरा की वीनस सर्कुलेशन में चला जाता है। तो देखो यहाँ से फ्लो करके इधर चला गया। ठीक है, यूवियोस्क्लेरल, यूविया से स्क्लेरा में चला गया, यानी ये जो यूविया था, यूवियल पाथवे था ना हमारा, यूविया, यूवियल ट्रैक्ट किसे बोला जाता है, जो ये आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोरोइड होता है इसे यूवियल ट्रैक्ट बोला जाता है। यूविया से ये कहाँ ड्रेन हो जा रहा है, स्क्लेरा में ड्रेन हो जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो बोला जाता है। सो दिस इज द सेकेंडरी एक्सेसरी एग्जिट थ्रू द सिलियरी बॉडी। ठीक है, into the suprachoroidal space and is drained by venous circulation of the ciliary body, choroid and sclera। ठीक है, तो ये वेनस सर्कुलेशन के थ्रू ड्रेन हो जाता है। तो दो पाथवे हमने देखे एक्वस ह्यूमर के, ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो, यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो जो होता है इसको कन्वेंशनल बोला जाता है, अबाउट 80% ऑफ आउटफ्लो इज थ्रू दिस रूट, एंड यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो अबाउट 20% ऑफ आउटफ्लो इज बाय दिस रूट। राइट, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी वही चीज़ दिखा रखी है, देखो यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो इनटू द स्क्लेरा। अब यहाँ पे कनाल ऑफ स्क्लेम इधर दिखाया है, ये तो स्क्लेरा में चला जाएगा, यहाँ पे कनाल ऑफ स्क्लेम दिखा रखा है ट्रेबेक्युलर मेशवर्क के थ्रू, और ये कहाँ चला जा रहा है, एपिस्क्लेरल वेन्स में चला जा रहा है। अगेन अब यहाँ पे एंगल ऑफ एंटीरियर चेम्बर बता रखा है। अब ये जो एंगल होता है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्वस ड्रेनेज में। ठीक है, अब ये कैसे कैसे फॉर्म होता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, श्वेबल्स लाइन होती है, स्क्लेरल स्पर होता है, एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द सिलियरी बॉडी और रूट ऑफ आइरिस, ये सारा मिलके एंगल ऑफ एंटीरियर चेम्बर फॉर्म करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आइरिस आ गया, ठीक है, ये सिलियरी बॉडी आ गया, ये श्वेबल्स लाइन आ गई, ठीक है, ये स्क्लेम कनाल आ गई, ये सब मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, एंगल ऑफ एंटीरियर चेम्बर को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब वापस से आते हैं हम अपने नोट्स पर।
तो देखो हमने ट्रेबेक्युलर कन्वेंशनल आउटफ्लो एंड यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो समझ लिया था। फिर हमने एंगल ऑफ इंटीरियर चेम्बर पढ़ लिया, श्वेबल्स लाइन हमने देख ली, ट्रेबेक्युलर मेशवर्क, स्क्लेरल स्पर, एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द सिलियरी बॉडी, रूट ऑफ आइरिस, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एंगल ऑफ एंटीरियर चेम्बर बनाते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कंजेनाइटल ग्लूकोमा, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी होता है ड्यू टू प्राइमरी डेवलपमेंटल एनोमली, प्राइमरी डेवलपमेंटल एनोमली है पहले से ही। सेकेंडरी एसोसिएटेड विद अदर ऑक्यूलर और सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स, सेकेंडरी है पहले से कोई अदर सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स हैं, ऑक्यूलर डिसऑर्डर्स हैं, उनकी वजह से अगर हो रहा है तो उसको सेकेंडरी बोलेंगे। प्राइमरी कोई कॉज नहीं है, इडियोपैथिक है। सेकेंडरी ड्यू टू सम अदर डिजीज, तो ये क्या हो सकता है, कंजेनाइटल यानी बचपन से ही ग्लूकोमा हो सकता है, डेवलपमेंटल ग्लूकोमा इसे कहते हैं। दूसरा आता है एक्वायर्ड, कि बाद में हुआ है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं मेन जो हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा और प्राइमरी क्लोज एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। फिर आता है सेकेंडरी ग्लूकोमा ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिजीज। अब आते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो ये क्या होता है, क्रॉनिक स्लोली प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी है जिसमें आईओपी, ठीक है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो कि 12 to 20 mm ऑफ एचजी नॉर्मल रहना चाहिए, वो एलिवेट हो जाता है एंड विजुअल फील्ड इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। इट इज मोर कॉमन देन प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा एंड अफेक्ट्स ड्यूरिंग 5th to 6th डेकेड मेनली। तो ये 50 से 60 साल की जो एज होती है उसमें ये देखने के लिए मिलता है, और ये ज़्यादा कॉमन है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा से, ज़्यादा कॉमन होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा की। जो एंगल है वो तो ओपन है बट उसमें क्या दिक्कत आ रही है, कहीं पर फ्लो में दिक्कत आ रही है। तो इसको थोड़ा सा इससे समझो। हमने एंगल पढ़ लिया, एंगल ऑफ एंटीरियर चेम्बर किसे बोल रहे हैं, ये जो चीज़ है, ये जो पोर्शन है, दिस इज एंगल ऑफ एंटीरियर चेम्बर। अब ये एंगल अगर ओपन है तो देखो ओपन है, फ्लो ओपन एंगल से इजीली होगा, ठीक है। तो ओपन एंगल ग्लूकोमा मीन्स यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है पाथवे में, बट हो सकता है ट्रेबेकुलर मेशवर्क बंद हो, ठीक है, जिस वजह से फ्लो नहीं हो पा रहा है, या फिर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा हो, तो ये हो सकता है। बट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में क्या होता है, देखो ये एंगल जो था ये क्लोज्ड हो गया आइरिस के थ्रू, तो यहाँ से फ्लो नहीं जा पाएगा इधर, ठीक है, तो इसे क्लोज्ड एंगल बोला जाता है। तो इस तरीके से एक दिमाग में पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए कि व्हाट इज ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड व्हाट इज एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, राइट। अब ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है जो ये मोर कॉमन होता है। तो द एटियोलॉजी ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा इज नॉट क्लियर। द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन द एक्वस आउटफ्लो अक्रॉस द ट्रेबेकुलर मेशवर्क ड्यू टू ट्रेबेकुलर स्क्लेरोसिस। देखो अगर ट्रेबेकुलर स्क्लेरोसिस हो गया कि जो वहाँ पे ट्रेबेकुलर मेशवर्क है, वहाँ की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गई या फिर उनमें हार्डनिंग हो गई, तो क्या होता है वहाँ का मेशवर्क बंद हो जाएगा, ठीक है, जिस वजह से क्या है आउटफ्लो प्रॉपर नहीं डेवलप हो पाया। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, तो एज, रेस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा, मायोपिया, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, तो ये सारे इसके कॉजेज हैं। कॉमन इन 5th and 6th डेकेड, इक्वल इन बोथ सेक्सेस। अब इसमें ऑक्यूलर एसोसिएशन क्या मिल सकती है हमें, हाई मायोपिया मिल सकता है, रेटिनल वेनस ऑक्लूजन मिल सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट यूजुअली POAG यानी प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के साथ एसोसिएटेड मिल सकता है। सिस्टेमिक एसोसिएशन एग्जांपल्स है थायराइड डिसऑर्डर्स में देखने के लिए मिल सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन में, ये सब देखने के लिए मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर्स, अब द डिजीज इज इंसीडियस एंड यूजुअली एसिम्टोमेटिक। यूजुअली क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होती है और पेशेंट को नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, आई एक हो गया, माइल्ड इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन प्रेस बायोकेपिक ग्लासेस, इनिशियली ये दिखेगा। साइंस में क्या क्या मिलेंगे, तो देखो एंटीरियर सेगमेंट साइंस और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर चेंजेस। एंटीरियर सेगमेंट साइंस में प्यूपिल इज ब्रिस्कली रिएक्टिंग टू द लाइट बट लेटर बिकम स्लगिश, तो प्यूपिल अच्छे से रिएक्ट कर रहा है लाइट के प्रति, बट लेटर स्टेजेस में क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्स आएगा वो भी स्लगिश हो जाएगा। कॉर्निया इज यूजुअली क्लियर, कॉर्निया क्या होगा, क्लियर होगा। एंटीरियर चेम्बर डेप्थ जो होगी वो नॉर्मल होगी। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर चेंजेस, an intraocular pressure of more than 21 mm of Hg or more than one occasion, and there could be an asymmetry of an intraocular pressure of more than 5 mm Hg in two eyes, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 21 से ज़्यादा हो जाएगा या फिर इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, और
मोर देन वन ओकेजन, एक से ज्यादा बार हमें ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ दोनों आईज में अगर हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर या इंट्राऑक्यूलर टेंशन चेक करें तो दोनों आईज में भी वेरी करेगा। कितना 5 mm ऑफ एच का दोनों आईज में वेरी कर सकते हैं, तो एसिमेट्री देखने के लिए मिल सकती है। द ऑप्टिक डिस्क चेंजेस, अब ऑप्टिक डिस्क में क्या चेंजेस आएंगे? वर्टिकली ओवल कप ड्यू टू सिलेक्टिव लॉस ऑफ न्यूरल रिम टिश्यू इन द इंफीरियर एंड सुपीरियर पोल्स। नहीं समझ आया? तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जब हम ऑफ्थेल्मोस्कोप से देखते हैं, ठीक है, आई को देखते हैं हम ऑफ्थेल्मोस्कोप से, तो हम यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क देखते हैं ब्लड वेसल्स देखते हैं, पैरेलल रीजन, ऑप्टिक कप। तो देखो यहाँ पर अब देखो यहाँ पे दिखा रखा है सुपीरियर पोल, कलर चेंज कर लो, यहाँ पे दिखा रखा है सुपीरियर पोल, इंफीरियर पोल, ठीक है, नेजल पोल, टेम्पोरल पोल, ठीक है। अब ये जो राउंड दिखा रखा है दिस इज ऑप्टिक कप, और इसके बाहर से जो ये राउंड दिखा रखा है ये पूरा, ये होता है ऑप्टिक डिस्क, और इनके बीच में जो चीज होती है ये होती है न्यूरो रेटिनल रिम। अब दोबारा से सुनो क्या हो रहा है इसमें ग्लूकोमा में, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में, वर्टिकली ओवल कप। अब ये जो ओवल कप, जो कप है ऑप्टिक कप, ये बिल्कुल सर्कल दिखाई दे रहा है, ये कैसा हो जाएगा? ये वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकली ओवल हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू सिलेक्टिव लॉस ऑफ न्यूरल रिम टिश्यू, क्यों? क्योंकि ये जो न्यूरल रिम टिश्यू है, न्यूरो रेटिनल रिम टिश्यू है, ये इसका लॉस होता है, ठीक है, इन द सुपीरियर एंड इंफीरियर पोल्स। तो ये जो सुपीरियर और इंफीरियर पोल्स हैं, यहाँ पर जो न्यूरो रेटिनल रिम के टिश्यू हैं इनका लॉस होता है, इसकी वजह से ये जो ऑप्टिक कप है ये कैसा हो जाएगा? वर्टिकली ओवल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दिखा रखा है वर्टिकल डिस्क डायमीटर, ठीक है, वर्टिकली कपिंग। जैसे हमने सर्कुलर देखा तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ के टिश्यू का लॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ के टिश्यू का लॉस हो रहा है, तो जिसकी वजह से वर्टिकल हो जाएगा। तो वर्टिकल डिस्क डायमीटर, वर्टिकल कपिंग डायमीटर, वर्टिकल कपिंग डायमीटर यहाँ पे दिखा रखा है वर्टिकल डिस्क डायमीटर। तो जो वर्टिकली ओवल कप है ये बन रहा है इन केस ऑफ ग्लाउकोमा ड्यू टू सिलेक्टिव लॉस ऑफ न्यूरल रिम टिश्यू इन द इंफीरियर एंड सुपीरियर पोल्स, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। देखो यहाँ पे दिखा रखा है वर्टिकली ओवल कप, ओवल शेप का दिखाया है, ठीक है, सर्कुलर नहीं है, ओवल है, ड्यू टू सिलेक्टिव लॉस ऑफ न्यूरल रिम टिश्यू इन द इंफीरियर एंड सुपीरियर पोल्स। तो देखो द टिश्यू, अब यहाँ पे दोबारा से समझो, अब समझ आएगा। वर्टिकली ओवल कप, ठीक है, कप कैसा हो जा रहा है? ओवल हो जा रहा है ड्यू टू सिलेक्टिव लॉस ऑफ न्यूरल रिम टिश्यू इन द इंफीरियर एंड सुपीरियर पोल्स। द टिश्यू बिटवीन द कप एंड द डिस्क मार्जिन इज नोन एज न्यूरो रेटिनल रिम। तो हमने देख लिया कि जो कप है और डिस्क है उसके बीच में जो टिश्यू है दैट इज न्यूरो रेटिनल रिम। नॉर्मली इट हैज ऑरेंज कलर। द रिम इज वाइडेस्ट इन द इंफीरियर डिस्क, तो इंफीरियर साइड में क्या होता है? वाइडेस्ट होता है। रीजन फॉलोड बाय द सुपीरियर, द नेजल एंड द टेम्पोरल। तो ISNT रूल याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो वाइड होता है रिम कहाँ होता है? इंफीरियरली, फिर सुपीरियरली, फिर नेजल, फिर टेम्पोरल साइड। तो स्प्लिंटर हेमरेज में बी सीन ऑन नियर द डिस्क in approximately 1/3 of the glaucomatous patients। तो स्प्लिंटर हेमरेज मीन्स जो टाइनी ब्लीडिंग ऐसे देखने के लिए मिल सकती है इन नियर द डिस्क। एसिमेट्री ऑफ कप्स देखने के लिए मिल सकती है दोनों आई में, साथ ही साथ एसिमेट्री ऑफ कप डिस्क रेशियो देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल कप साइज कितना होता है? 0.3 से 0.4 होता है, लेकिन यहाँ पे कप डिस्क रेशियो इसमें अलग दिख सकता है। नॉर्मल से 0.2 ज्यादा दिख सकता है दोनों आईज में, ठीक है। नियरली 70% ऑफ पेशेंट्स में ये देखने के लिए मिलता है। लार्ज कप 0.6 और मोर। पैरेलल एरियाज ऑन द डिस्क हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। पल्सेशन ऑफ रेटिनल आर्टेरियोल्स, ठीक है, रेटिनल आर्टेरियोल्स में क्या देखने के लिए मिल सकता है? पल्सेशन देखने के लिए मिल सकता है। एट द डिस्क मार्जिन नेजल शिफ्टिंग ऑफ रेटिनल वेसल्स। तो नेजल शिफ्टिंग, जो वेसल्स होती हैं वो किस साइड शिफ्ट हो जाएंगी? नोज की साइड, नेजल जो साइड है, जो इनर कैंथस है उसकी साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, विच मे हैव अपीयरेंस ऑफ बीइंग ब्रोकन ऑफ एट द मार्जिन, ठीक है। बेयोनेटिंग साइन ऐसे बोलते हैं। तो देखो नेजलिंग,
ये देखो इस साइड को आ गई हैं वेसल्स, ये ठीक है। तो नॉर्मली द रेटिनल वेसल्स एंटर द आई अलोंग द नेजल बॉर्डर ऑफ द डिस्क एंड देयर ब्रांचेस रन अलोंग द मार्जिन ऑफ द डिस्क एंड कप एंड इमर्ज समवट टेम्पोरली विद एनलार्जमेंट ऑफ द ऑप्टिक कप द मेजर वेसल में शो अ फर्दर नेजल शिफ्ट। ठीक है, यूजुअली भी नेजल साइड होती है बट मेजर वेसल्स भी नेजल साइड शिफ्ट हो जाती हैं इन केस ऑफ ग्लाउकोमा। ठीक है, लेकिन ये भी क्या है, कुछ फिक्स नहीं है कि यही एक कैरेक्टरिस्टिक हम कह देंगे कि हाँ जी शिफ्टिंग देखने के लिए मिल रही है तो ये ग्लोकोमा है, और भी जो फीचर्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट आता है विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? आफ्टर अबाउट 40% ऑफ एक्सॉन्स हैव बीन डैमेज। अब देखो विजुअल फील्ड पता कब चलता है? जब विजुअल फील्ड डिफेक्ट आने लगता है। और ये कब अपीयर होता है? अबाउट 40% ऑफ एक्सॉन्स हैव बीन डैमेज, जब पूरे 40% एक्सॉन्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तब जाके हमें विजुअल फील्ड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। occurs according to position of damaged nerve fiber bundle and takes the following sequence। तो इसमें भी क्या होता है, सीक्वेंस चलता है। सबसे पहले क्या होगा, आइजॉप्टर कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। ये क्या है, अर्लीस्ट विजुअल फील्ड डिफेक्ट है जो कि ग्लोकोमा में होता है। रिफर्स टू माइल्ड जनरलाइज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल फील्ड। तो इसमें क्या होगा, जो जितना हमारा सेंट्रल फील्ड है, जितना हमारा पेरिफेरल फील्ड है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा कि वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, मान लिया ये हमारी आई है, ये सेंट्रल फील्ड है, ये पेरिफेरल फील्ड है, इतना देख पा रही है अभी तक। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, इतना और इतना हो जाएगा ये फील्ड। ठीक है, तो छोटा फील्ड हो जाएगा जो जो हम देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं आइजॉप्टर कॉन्ट्रैक्शन। अब दूसरा पॉइंट आता है बेरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, मींस एक्सक्लूजन ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट फ्रॉम द सेंट्रल फील्ड। तो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वहां उसका एक्सक्लूजन हो जाएगा। इट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी अर्ली फील्ड इफेक्ट, इसे अर्ली फील्ड इफेक्ट बोला जाता है ग्लाउकोमा में। इफ द सेंट्रल फील्ड ऑफ विजन इज प्लॉटेड ऑन जेरम्स स्क्रीन, सेंटर ऑफ द स्क्रीन करस्पॉन्ड्स टू फिक्सेशन पॉइंट एंड आउटर मार्जिन। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखो स्मॉल विंग शेप, स्मॉल विंग शेप्ड, यहाँ पे से पढ़ो। नॉर्मली इट लाइज विद इन द सेंट्रल फील्ड बट इन POAG आउटर लाइन ऑफ द सेंट्रल फील्ड शोज इनवर्ड कर्व सो दैट ब्लाइंड स्पॉट इज एक्सक्लूडेड एंड दिस रिफर्स टू बेरिंग ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, गायब हो जाता है। पहले हमने देखा आइजॉप्टर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि सेंट्रल और पेरिफेरल विजुअल फील्ड्स छोटे हो रहे हैं। ठीक है, उनका कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। फिर ब्लाइंड स्पॉट एक्सक्लूड हो जाता है। स्मॉल विंग शेप पैरासेंट्रल स्कोटोमा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, स्कोटोमा ऐसे होते हैं जैसे कि ये ऐसे समझो कि कोई स्पेस है, उसमें एक पर्टिकुलर स्पेस आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो दैट इज स्कोटोमा। इट इज अर्लीस्ट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट फील्ड इफेक्ट एंड मे अपीयर आइदर बिलो एंड अबव द ब्लाइंड स्पॉट इन जेरम्स एरिया। सीडल स्कोटोमा, पैरासेंट्रल स्कोटोमा इसे बोला जाता है, विद टाइम्स जॉइंस द ब्लाइंड स्पॉट टू फॉर्म सिकल शेप्ड स्कोटोमा। तो स्कोटोमा भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सिकल शेप देखने के लिए मिलेगा, उसे सीडल स्कोटोमा बोलेंगे। आर्क्यूएट, ठीक है, इसमें आर्क के शेप का स्कोटोमा हमें देखने के लिए मिलेगा। डबल स्कोटोमा, टू आर्क्यूएट स्कोटोमा जॉइन टुगेदर टू फॉर्म डबल आर्क्यूएट स्कोटोमा। Rene's central nasal step. If two arcuate scotoma run in different arcs and meet on the nasal side forming a sharp angled effect, ठीक है, और पेरिफेरल फील्ड इफेक्ट, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। तो देखो स्कोटोमा कैसे दिखाई दे सकते हैं, पैरासेंट्रल स्कोटोमा। ठीक है, इसमें क्या होगा, isolated scotoma which later become connected with the blind spot and form the arcuate scotoma। तो ये देखो, ये ऐसे स्पॉट्स दिखाई देंगे, इसको क्या कहेंगे, पैरासेंट्रल स्कोटोमा कहेंगे। अब बेयरिंग ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट, तो ये जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है इसका एक्सक्लूजन हो जाएगा, ये ऐसे करके हमें जो हमारा फील्ड है वो हो जाएगा। फिर विजुअल फील्ड पेरीमेट्री, इसमें क्या होगा, नेजल फील्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा और रेने नेजल स्टेप, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अब देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्कोटोमा दिखा रखे हैं। तो पहला दिखा रखा है जेरम स्कोटोमा। पैरासेंट्रल स्कोटोमा, इस एरिया में हमें स्कोटोमा देखने के लिए मिलेगा। ब्लाइंड स्पॉट ये है ब्लैक कलर से। सीडल स्कोटोमा इस साइड पे देखने के लिए मिलेगा। सेंट्रोसिकल स्कोटोमा तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सेंट्रल स्कोटोमा बिल्कुल ही सेंटर में देखने के लिए मिलेगा। और नेजल स्टेप, ठीक है, इधर साइड पे
देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमने देख लिया कि स्कोटोमा कैसे दिखाई देंगे। अब देखो आर्क्यूएट स्कोटोमा, आर्क शेप का, ठीक है, इंफीरियर एल्टीट्यूडनल डिफेक्ट, इतना एरिया नहीं दिखाई देगा। सेंट्रल स्कोटोमा, सेंट्रल पोर्शन नहीं दिखाई देगा। सेंट्रोसिकल स्कोटोमा, ये ऐसे करके फील्ड नहीं दिखाई देगा। तो ये सारे स्कोटोमा आते हैं, ठीक है। तो हमने देखा आइजोप्टर कॉन्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद स्कोटोमा दिखने लग जाएंगे, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट देखने के लिए मिलेगा। इन्हें सबको हम क्या कहते हैं, विजुअल फील्ड इफेक्ट्स कहते हैं। अब आते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस हम किस पे डिपेंड करती है, रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर, हम इंट्राओक्यूलर प्रेशर देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर वो रेज्ड आ रहा है तो इट इज द कंडीशन ऑफ ग्लाउकोमा। कपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क हम चेक कर सकते हैं कि कपिंग वर्टिकली कपिंग हो रही है या नहीं हो रही है। विजुअल फील्ड इफेक्ट्स हम चेक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये डिपेंड करता है नेचर और सिवियरिटी पे, ठीक है। हर एक केस की नेचर, हर एक केस की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि हमें ट्रीटमेंट कैसे देना है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में। इन जनरल इट कैन नॉट बी क्योर्ड बट इट कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है। ये क्योर नहीं किया जा सकता बट इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आई ड्रॉप्स दे सकते हैं, पिल्स, लेजर प्रोसीजर, सर्जिकल ऑपरेशंस आर यूज्ड टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज। तो मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट में क्या रहता है, मेडिकल थेरेपी, लेजर थेरेपी, सर्जिकल थेरेपी और कॉम्बिनेशन थेरेपी। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, क्या हो रहा है, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, तो सबसे पहले देखो बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। They reduce intraocular pressure by slowing down the production of aqueous humor in the eye. तो ये क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन है एक्वस ह्यूमर का उसे कम करते हैं। दे आर वंस यूज वंस और ट्वाइस अ डे, तो इन्हें ओडी या बीडी दे सकते हैं। अब बीटा ब्लॉकर्स में कुछ आते हैं, टीमोलॉल मेलिएट, लीवोब्यूनोलॉल, ठीक है, इसके नाम है। टीमोलॉल क्या होता है, ये नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है, ठीक है। अब इसमें 0.25-0.5% कंसेंट्रेशन यूज की जाती है, बीडी ट्वाइस अ डे, और इनिशियल थेरेपी में ये मोस्ट पॉपुलर ड्रग है। लेकिन इसको ब्रोंकियल एस्थमा और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स में नहीं दिया जाता है। क्यों, क्योंकि नॉन सिलेक्टिव है, ठीक है। बीटा रिसेप्टर्स कितने टाइप के, बीटा 1 एंड बीटा 2। जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं वो हमारे लंग्स में भी प्रेजेंट है, तो ये वहां पे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करा देगा। तो इस वजह से क्या होता है, बीटा 2 जो रिसेप्टर्स हैं उनको भी ये ब्लॉक कर देगा। इसीलिए हम टीमोलॉल मैलिएट एस्थमा के पेशेंट्स में या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स में नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि हार्ट में क्या है, बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हार्ट में भी, इसीलिए नॉन सिलेक्टिव है, ठीक है। तो नॉन सिलेक्टिव है, तो ये बीटा 1 बीटा 2 को नॉन सिलेक्टिवली इनहिबिट करेगा, इसलिए हम इसको नहीं यूज करते। नेक्स्ट इज लीवोब्यूनॉल, ये भी नॉन सिलेक्टिव है, ठीक है। 0.25 to 0.5% कंसेंट्रेशन इसकी यूज की जाती है और इसको बीडी यूज किया जाता है। इसको भी हम इन केस ऑफ एस्थमा और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम में नहीं यूज करेंगे। अब ये आता है देखो, बीटाक्सोलॉल इज अ सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ये सिलेक्टिव है, ये क्या करता है, बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है एंड प्रेफर्ड इन एस्थमेटिक पेशेंट। तो देखो बीटा 2 होते हैं लंग्स में, तो बीटा 2 को तो ब्लॉक नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको एस्थमा के पेशेंट में दे सकते हैं, ठीक है। अब समझ आ रही है बात। अब देखो दूसरा आते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स। पहले तो हमने देख लिया बीटा ब्लॉकर्स, नेक्स्ट आते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या करते हैं, रिड्यूसेस एक्वस प्रोडक्शन। ये एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देते हैं और एक्वस आउटफ्लो को इंक्रीज करते हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं, एपिनेफ्रिन एंड ब्रीमोनिडिन, ठीक है। फिर आते हैं पैरासिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स। ये क्या होती है, मियोटिक्स होती हैं। दो ड्रग्स आती है, मियोटिक एंड मिड्रियाटिक। तो मियोटिक क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करती हैं, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्शन कराती हैं, और जो मिड्रियाटिक्स होती हैं वो प्यूपिल का डायलेशन कराती है। तो इसमें आता है पाइलोकार्पिन, ठीक है, बहुत कॉमनली यूज करने जाने वाली ड्रग है पाइलोकार्पिन। 1%, 2%, 4% आई ड्रॉप्स 3 to 4 times daily. Pilocarpine causes contractions of the ciliary body and opens trabecular meshwork. तो ये कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं जिससे कि ट्रेबेकुलर मेशवर्क खुल जाता है। तो ये देखो, ये कहाँ यूज कर रहे हैं हम, ओपन एंगल ग्लूकोमा में करें। क्यों, क्योंकि एंगल ओपन है, हमें क्या चाहिए, हमें ट्रेबेकुलर मेशवर्क खोलना है। बट इन केस ऑफ
क्लोज एंगल ग्लोकोमा हम पाइलोकार्पिन नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे एंगल ही क्लोज है, अगर हम कॉन्ट्रैक्शन और करा देंगे तो वो और क्लोज हो जाएगा, राइट? तो ये बात ध्यान में रखनी है। दस फैसिलिटेटिंग एक्वस आउटफ्लो, प्रेजेंटली इट इज नॉट बीइंग यूज्ड, इट कॉजेज स्पाज्म ऑफ द एकोमोडेशन एंड मियोसिस। ठीक है, इसलिए प्रेजेंटली इसे नहीं यूज किया जाता। आगे आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स में क्या आते हैं? दे इंक्रीज द फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर out of the eye, which reduces the pressure within the eye. Some types of prostaglandin analogs include latanoprost, travoprost, bimatoprost. ठीक है, यूज करते जाते हैं। टू बी यूज्ड एचएस, एचएस का मतलब होता है बेड टाइम में इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स। तो ये क्या करते हैं? दे रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस्ड इन द आई, विच रिड्यूसेस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, इनको हम सिस्टेमेटिकली भी दे सकते हैं, इनको हम टॉपिकली भी दे सकते हैं। इसमें क्या आता है? एसिटाजोलामाइड। ठीक है, एसिटाजोलामाइड ये ओरली भी दे सकते हैं, टॉपिकली भी दे सकते हैं। 250 mg QID 4 times a day in the management of glaucoma. Sustained action capsule of 500 mg have a prolonged effect. Parenteral acetazolamide can be administered in the dose of 5 to 10 mg per kg body weight. ठीक है, दूसरा आता है डाइक्लोरफेनामाइड यानी डारानाइड इसे बोला जाता है। इट हैज़ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इट इज़ गिवन 50 mg 12 hourly। तो ये कम डोज दी जाती है और ये ज़्यादा एक्शन दिखाती है, लॉन्गर ड्यूरेशन है। फिर टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स आते हैं, जिसमें आता है डोरजोलामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2% और ब्रिंजोलामाइड। ठीक है, फिर आते हैं कुछ हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट्स। तो हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट्स क्या करेंगे? वहां से जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको निकालने का काम करेंगे। दे आर ऑफ ग्रेट यूज टू ट्रीट एक्यूट forms of glaucoma. अगर acute केस है, they act by drawing the water out of the eye and reduce the intraocular pressure. तो fluid को निकालने का काम कर रहे हैं और intraocular pressure decrease हो जाएगा। These medications must be used cautiously as they have significant side effects such as nausea, fluid accumulation in the heart or lungs. तो इनको cautiously use करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके side effects क्या आते हैं? ये fluid accumulation करा देते हैं हार्ट में या लंग्स में, तो इनको बहुत ही सावधानी से यूज करना है। देयर यूज इज प्रोहिबिटेड इन पेशेंट्स विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हार्ट फेलियर एंड हार्ट किडनी एंड लिवर प्रॉब्लम्स। दे द कॉमनली यूज्ड हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट्स आर ग्लिसरॉल, मैनिटॉल एंड आइसोसॉर्बाइड। तो ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। फिर आता है लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी। ये इंडिकेट की जाती है जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है मेडिकल थेरेपी से, तब हम लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी पे जाते हैं। तो लेज़र ट्रेबेकुलोप्लास्टी क्या होता है? इसमें हम, अब देखो क्योंकि ओपन एंगल है इसलिए हम ट्रेबेकुलोप्लास्टी कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेबेकुलर मेशवर्क में कहीं पे प्रॉब्लम है, उसको ओपन करेंगे, उसको हम मैनिपुलेट करेंगे, उसको सही करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? आर्गन लेजर ऑफ डायोड लेजर इज यूज विद स्पॉट साइज, ये सब दिखा रखा है। इसमें क्या करते हैं? एंटीरियर हाफ ऑफ ट्रेबेकुलर मेशवर्क ओवर 180 डिग्री पे इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं सर्जिकल थेरेपी। तो सर्जिकल थेरेपी इज इंडिकेटेड इन प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा व्हेन प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा कैन नॉट बी कंट्रोल्ड विद मैक्सिमल मेडिकेशन थेरेपी एंड compliance of the patient is poor. Surgical treatment primarily consists of a fistulizing filtration surgery which provides a new channel for aqueous outflow. तो हम इसमें क्या करते हैं? नया चैनल बना देते हैं aqueous outflow के लिए and successfully control intraocular pressure between 21 mm of Hg. ठीक है, अब आते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी। तो हम दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, ट्रेबेक्युलेक्टमी एंड मेडिकल थेरेपी। इफ वन ड्रग इज नॉट इफेक्टिव देन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 drugs इज गिवन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा पे। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? व्हेन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज रेज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर बाय क्लोजर ऑफ एन ऑलरेडी नैरोड एंगल। तो यहाँ पे एंगल में दिक्कत आ रही है। जो हमने एंटीरियर चेम्बर का एंगल देखा था, एंगल ऑफ एंटीरियर चेम्बर, वो बंद हो जा रहा है, जिसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज कर रहा है। Predisposing factor वही 5th to 6th decade. Women are more prone. Peak incidence is reported in rainy season. Rainy season में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। Hyper metropic eyes with shallow anterior chamber, उनमें देखने के लिए मिलता है। More common in anxious patient with unstable vasomotor system. Clinical features, prodromal stage, अब इसमें stages होती हैं। Acute stage of constant instability, congestive stage,
क्रॉनिक क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा, एब्सोल्यूट ग्लोकोमा। ठीक है, तो हम एक टेस्ट करते हैं PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ हम स्टेजेस याद करने के लिए कर रहे हैं। तो P से आता है प्रोडर्मल स्टेज, S से आता है स्टेज ऑफ कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी, ठीक है, A से आता है एक्यूट कंजेस्टिव स्टेज, फिर आता है CA, कोई CA है उसे PSA कराना है। CA से आता है क्रॉनिक क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा, फिर A से आता है एब्सोल्यूट ग्लोकोमा। तो प्रोडर्मल स्टेज, स्टेज ऑफ कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी, acute congestive stage, chronic closed angle glaucoma, absolute glaucoma, prodromal stage। तो इसमें क्या है, there are occasional attacks of raised intraocular pressure with blurring of vision। तो इसमें अटैक्स आते हैं कि अभी क्या होगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज हो जाएगा जिससे विजन ब्लर होने लगेगा। कलर्ड हेलोज ड्यू टू कॉर्नियल एडिमा, तो कॉर्निया में क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा जिसकी वजह से कलर्ड हेलोज, गोल गोल ऐसे कलरफुल हेलोज दिखेंगे। माइल्ड हेडेक होगा। द आई रिमेन्स वाइट विदाउट कंजेशन इवन दो देयर मे बी ट्रांजिएंट सडन राइज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर अप टू 40 to 50। देखो कितना ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है, 15 to 20 होना चाहिए था, ये 40 to 50 हो जा रहा है। अब दूसरा आता है स्टेज ऑफ कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी। तो अटैक्स ऑफ रेज्ड IOP आर मोर फ्रीक्वेंट, और फ्रीक्वेंट हो जाएंगे अटैक्स, एंड अकर विथ रेगुलरिटी, और रेगुलर हो जाएंगे। एक्सैजरेशन ऑफ नॉर्मल डायर्नल वेरिएशन ऑफ इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन सो दैट द इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इज रेज्ड इन द लेट आफ्टरनून, ठीक है, और ज़्यादा एक्सैजरेटेड हो जाएगा। एक्यूट कंजेस्टिव स्टेज, प्रोफाउंड डिमाइन्यूशन ऑफ विजन, ठीक है, जो विजन है वो डिमिनिश होने लग जाएगा। इंटेंस सिलियरी कंजेशन देखने के लिए मिलेगा। इंटेंस पेन विच रेडिएट्स अलोंग द ब्रांचेस ऑफ फिफ्थ नर्व। रेनबो कलर्ड हेलोज इसमें दिखेंगे, ठीक है। लेक्राइमेशन, फोटोफोबिया देखने के लिए मिलेगा। प्यूपिल सेमी डायलेटेड मिलेगा। ऑप्टिक डिस्क इज एडिमेटस एंड हाइपरीमिक। फिर आता है क्लोज एंगल glaucoma. It occurs due to gradual synechial closure of the angle of anterior chamber, or when the angle closes gradually and intraocular pressure rises slowly. ठीक है, तो gradual asymptomatic angle closure is known as creeping angle closure, ठीक है। तो asymptomatic angle closure इसमें देखने के लिए मिलता है। Symptoms: intraocular pressure remains permanently elevated, no congestion in the eye and painless, cupping of the optic disc, ये देखने के लिए मिलेगा। Visual field effects, ठीक है, सेम जैसे कि कहाँ मिल रहे थे, POAG, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में जो हमें स्कोटोमास देखने के लिए मिल रहे थे वो देखने के लिए मिलेंगे। स्टेज ऑफ एब्सोल्यूट ग्लोकोमा, तो द आई बिकम पेनफुल एंड कंप्लीटली ब्लाइंड, द एंटीरियर सिलियरी वेन्स आर डायलेटेड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, द एंटीरियर चेम्बर बहुत ही शैलो हो जाता है क्योंकि क्लोज है एंगल। द कॉर्निया इज एडिमेटस एंड मे डेवलप एपिथेलियल बुल्लस की रेप्टोपैथी देखने के लिए मिलेगी। आइरिस में शो एट्रोफिक पैचेस, आइरिस में एट्रोफिक पैचेस देखने के लिए मिलेंगे। प्यूपिल डायलेट हो जाएगा और लाइट और एकोमोडेशन से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। द ऑप्टिक नर्व हेड इज डीपली कप्ड, IOP इज वेरी हाई एंड आईबॉल इज स्टोनी हार्ड। अब इसमें हम प्रोवोकेशन टेस्ट क्या क्या करा सकते हैं, तो हम इसमें डार्क रूम टेस्ट करा सकते हैं। तो पेशेंट को कम्प्लीटली डार्क रूम में रखा जाता है हाफ एन आवर के लिए। इफ देयर इज रेज इन IOP मोर देन 8 mm ऑफ Hg, तो टेस्ट को पॉजिटिव बोला जाता है। फिर मिड्रियाटिक टेस्ट, द पेशेंट आई इज डायलेटेड विद वीक मिड्रियाटिक, ठीक है, ये क्या करते हैं, डायलेट करते हैं प्यूपिल को। अगर टेंशन रेज करता है 8 mm से ज़्यादा तो हम समझते हैं टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। This doesn't apply that angle can't be closed in future. Patient is advised to come for checkup periodically. अगर ये जो प्रोवोकेटिव टेस्ट है वो नेगेटिव आते हैं, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एंगल क्लोज नहीं हो सकता है आगे की फर्दर स्टेजेस में, तो इसको पीरियोडिकली चेकअप जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट। तो इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इंटरमिटेंट अटैक्स, इंस्टॉलेशन ऑफ पाइलोकार्पिन, ठीक है, पाइलोकार्पिन मैंने बताया था जो होता है मियोटिक एजेंट होता है, ठीक है। पाइलोकार्पिन एवरी 5 मिनट्स इज इफेक्टिव। पेरिफेरल लेजर आइरोडोटमी कैन बी परफॉर्म्ड, तो हम इसमें क्या करते हैं, पेरिफेरल लेजर आइरोडोटमी करा जाता है, ठीक है।
फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो एक्यूट एंगल क्लोजर इज ऑक्यूलर इमरजेंसी एंड शुड बी ट्रीटेड एग्रेसिवली, क्योंकि इससे कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें सिस्टेमिक हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट्स आईवी मैनिटॉल दो, जिससे कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर तुरंत से कम कराया जाए। ग्लिसरॉल हम दे सकते हैं, एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर डाइमॉक्स नाम से आता है। पाइलोकार्पिन पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। ठीक है, टॉपिकल बीटा ब्लॉकर्स हम दे सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग दे सकते हैं। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप इसमें यूज की जा सकती हैं। फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट तो लेजर पेरिफेरल आयरोडोटमी करते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन सर्जरी इफ द एंगल इज क्लोजर इज लेस देन 50% तो हम लेजर आयरोडोटमी करते हैं। और सर्जिकल पेरिफेरल आयरोडोटमी should be done if the angle closure is more than 50%, then filtration operation ट्रेबेक्युलेक्टमी करा जाता है। ठीक है, ट्रेबेक्युलेक्टमी क्या होता है, देखो इसमें ट्रेबेक्युलेक्टमी इज डन अंडर द फॉलोइंग सर्जिकल स्टेप्स। टॉपिकल एंड इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया इसमें प्रेफर किया जाता है। सुपीरियर लिम्बस इज एक्सपोज्ड बाय सुपीरियर रेक्टस ब्रिडल सूचर। द लिम्बल बेस कंजक्टिवल flap is fashioned by giving incision 8 to 10 mm posterior to the limbus in superior-temporal quadrant. A 3 to 4 mm triangular limbal base scleral flap is marked and its two-third thickness is dissected anteriorly into the clear cornea. Paracentesis is done to lower IOP. The trabecular meshwork is excised. A peripheral iridectomy is done. The scleral flap is reposited and sutured tightly to avoid the early shallowing of the chamber. The conjunctival flap is reposited by continuous sutures. After the subconjunctival injection of antibiotic corticosteroids, the eye is patched. ठीक है, तो इसमें क्या क्या करा जा रहा है, तो देखो इसका एक डायग्राम अगर अटैच किया होगा तो उसमें देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है, ये एक फ्लैप ऐसे करके निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो करा जाता है, जो फ्लूइड होता है उसको पैरासिंटेसिस बाहर निकाल दिया जाता है पैरासिंटेसिस के थ्रू। ठीक है, तो ये इसको ट्रेबेक्युलेक्टमी। तो देखो इन ट्रेबेक्युलेक्टमी फ्लैप इज फर्स्ट क्रिएटेड इन द स्क्लेरा, एक स्क्लेरा में एक फ्लैप क्रिएट करते हैं। then white part of the eye, then a small opening is made into the eye to release the fluid from the eye. तो इसे ट्रेबेक्युलेक्टमी कहा जाता है। और जो फिर ट्रेबेकुलर मेशवर्क होता है उसको निकाल देते हैं। तो ये प्रोसेस होती है ट्रेबेक्युलेक्टमी की, इसमें एक फ्लैप बनाया जाता है, ये याद रखना है, जिससे हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज दिखा रखी है। ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट इन द नॉर्मल फेलो आई, लेजर आयरोडोटमी। और अब देखो जब हम सर्जरी कर ही रहे होते हैं तो एक प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट भी कर देते हैं दूसरी आई में। तो लेजर आयरोडोटमी की जाती है और सर्जिकल पेरिफेरल आयरोडेक्टमी की जाती है। शुड बी परफॉर्म्ड इन फेलो एसिम्टोमेटिक आई एज चांसेस ऑफ एक्यूट अटैक आर 50% इन सच केसेस। ठीक है, अब ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक क्लोजर angle closure glaucoma, laser peripheral iridotomy may be tried initially along with medical therapy. Trabeculectomy, तो यहाँ पर दो प्रोसीजर किए जाते हैं, iridotomy, iridectomy, trabeculectomy। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ एब्सोल्यूट ग्लूकोमा, रिट्रोबल्बल अल्कोहल इंजेक्शन दिए जाते हैं, साइक्लो क्रायोथेरेपी दी जाती है। ई-न्यूक्लिएशन ऑफ आईबॉल इंडिकेटेड व्हेन पेन इज नॉट रिलीव्ड बाय अबव मेथड्स। तो ये इस तरीके से हमने देखा ग्लूकोमा। ठीक है, जिसको हम अधिमंथ से कोरिलेट करते हैं। ग्लूकोमा मेनली दो टाइप, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, प्राइमरी क्लोजर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो यहाँ पर हम एक जल्दी से इसके ड्रग्स देख लेते हैं लास्ट। तो ड्रग्स को कैसे याद करना है, ए बी बी और सी। ए से याद रखना है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। बी से याद रखना है बीटा ब्लॉकर्स। सी से याद रखना है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स और मियोटिक्स साथ में याद कर लो। तो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में क्या आते हैं, डिपिवेफ्रिन, एप्रारक्लोनिडिन और ब्राइमोनिडिन। बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं टीमोलॉल,
बिटेक्सोलॉल, लेवोब्यूनोलॉल एंड कार्टेओलॉल। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स में आते हैं हमारे लेटानोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट, बीमेटोप्रोस्ट। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स में आते हैं डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड। मियोटिक्स में आते हैं पाइलोकार्पिन, ठीक है, और फियोस्टिग्मिन। ये याद रखना है, पाइलोकार्पिन एंड फियोस्टिग्मिन इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, ये देखने के लिए मिल ही जाती हैं, ठीक है। अगर आप आई की ओपीडी में जाएंगे तो आपको ये देखने के लिए आराम से मिल जाएंगी। तो ये जो ड्रग्स होती हैं AABBC, ये क्या करती हैं, ये प्रोडक्शन को कम करने का काम करती हैं, जो एक्वस ह्यूमर है उसके प्रोडक्शन को कम करती हैं ये तीनों, ठीक है। और जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हैं ये फ्लो को इंक्रीज करने का काम करते हैं। कौन से फ्लो को? ये बढ़ाते हैं यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो को, यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो को इंक्रीज करने का काम करते हैं। दूसरा आते हैं जो ये मियोटिक्स हैं, ये इंक्रीज करते हैं ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो को, ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो को इंक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि कौन से ड्रग्स कौन सा आउटफ्लो बढ़ा रहे हैं और कौन प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं एक्वस ह्यूमर के। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर भी देखो ये चीज दिखा रखी है AABBCC, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्लूकोमा और अधिमंत फिनिश होता है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, और आपको अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ों को सीख पाएँ ईजीएस्ट वे में। थैंक यू।